नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। मैं जगदीश परियार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और नया सेशन लेके। देखो, इससे पहले अपने प्रकाश चैप्टर के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करेंगे इसका 5वां पार्ट। इन 4 जो पार्ट अपने किए थे, इन 4 पार्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो उसकी आपकी सोल्यूशन कर दी जाएगी। और आप अपने स्टार्ट करते हैं 5वां पार्ट। अब देखो, पार्ट 5 है। उस पार्ट 5 के अंदर अपने सबसे पहले तो करेंगे कल जो अपना थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग रह गया था, अपवर्तन के जो एग्जाम्पल हैं उसके बारे में करेंगे। फिर अपने इसके बाद में करेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होते हैं, लेंस किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, लेंसों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में आज अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने करते हैं अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, या अपने से कह सकते हैं कि दैनिक जीवन की कौन सी घटनाएं हैं जो अपवर्तन से संबंधित होती है। तो अपने अपवर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में करेंगे। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कि कौन कौन सी घटनाएं अपवर्तन पर आधारित होती है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि कांच का कोई गिलास है अपने पास। उस कांच के गिलास में कुछ सिक्के रखे हुए हैं। तो ये सिक्के अपने वास्तविक तल से ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। यानी जैसे मानो ये कांच का कोई एक गिलास है और इस गिलास में अपने कोई सिक्का रखा है, तो ये सिक्का जो अपना वास्तविक तल है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। किस कारण? अपवर्तन के कारण। तो अपने ये कह सकते हैं कि अपवर्तन के कारण कांच के गिलास में रखा हुआ सिक्का है अपने वास्तविक तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारों का टिमटिमाना भी किस पे आधारित घटना होती है? अपवर्तन पर आधारित घटनाएं होती है। अब देखो, तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों प्रतीत होते हैं? कि तारों से जो प्रकाश की किरणें चलती है वो वायुमंडल की कई परतों से गुजरती है। तो उनमें माध्यम जो है कभी सघन होता है, कभी विरल होता है। इससे क्या होता है, उन प्रकाश की किरणों में विचलन होता रहता है। इसी विचलन के कारण हमें तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा बाल्टी होती है, ठीक है। तो बाल्टी के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो बाल्टी का जो तल है या पेंदा है वो अपने वास्तविक तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार अपने कह सकते हैं कि सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है तो क्षितिज से जो नीचे होता है, क्षितिज के नीचे होने के बावजूद भी वो हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किस कारण? अपवर्तन के कारण। अब देखो, अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, ये क्षैतिज है। अब जब सूर्य उदय होता है तो क्षैतिज से नीचे होता है, लेकिन अपवर्तन के कारण सूर्य हमें है कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस कारण क्या होता है कि दिन की जो अवधि है उसके अंदर 2 मिनट की बढ़ोतरी तो होती है जब सूर्य उदय होता है उस दौरान। और इसी प्रकार जब सूर्य उदय होता है तो क्षैतिज से नीचे होने के बावजूद भी ये हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो 2 मिनट की अवधि में बढ़ोतरी हो जाती है इस दौरान। तो अपने कहते हैं कि पूरे दिन की अवधि में कुल 4 मिनट की बढ़ोतरी हो जाती है। किस कारण? अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है कि अगर पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, अगर अपने पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दें तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। अपवर्तन की घटना नहीं होने के कारण जो सूर्योदय व सूर्यास्त के दौरान 2-2 मिनट की बढ़ोतरी हो रही है वो नहीं होगी। यानी अपने कहते हैं दिन की अवधि जो है वो 4 मिनट कम हो जाएगी, घट जाएगी। कब? अगर पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दें तो। फिर इसके बाद में बात आती है
कि अगर अपने आग की लपटों के पार देखते हैं तो आग की लपटों के पार देखने पर हमें वस्तुएं हिलते हुए प्रतीत होती है। ये भी घटना किस पर आधारित है? ये भी घटना अपवर्तन पर आधारित होती है। इसी प्रकार अपने कह सकते हैं कि इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष का बनना भी किस पे आधारित घटना है? अपवर्तन पर आधारित घटना है। तो चलो अब अपने लिखते हैं, आईडी लगाइए, अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 बिंदु लगाइए और इसमें लिखिए, कांच के गिलास में रखे सिक्कों का, कांच के गिलास में रखे सिक्कों का अपने वास्तविक तल से, कांच के गिलास में रखे सिक्कों का अपने वास्तविक तल से ऊपर उठे हुए दिखाई देना। कांच के गिलास में रखे सिक्कों का अपने वास्तविक तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। नंबर 2 बिंदु डालिए, पानी से भरी बाल्टी के तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तीन नंबर बिंदु डालिए, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। 4 नंबर बिंदु डालिए, कुएं की गहराई का कम प्रतीत होना, कुएं की गहराई का कम प्रतीत होना। 5 नंबर बिंदु में लिखिए, जल में डूबी हुई परखनली का, जल में डूबी हुई परखनली का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जल में डूबी हुई परखनली का मुड़ा हुआ दिखाई देना। 6 नंबर बिंदु में लिखिए, आग की लपटों के पार देखने पर, आग की लपटों के पार देखने पर वस्तुओं का हिलते हुए प्रतीत होना। आग की लपटों के पार देखने पर वस्तुओं का हिलते हुए प्रतीत होना। नेक्स्ट बिंदु डालिए, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षैतिज से नीचे होते हुए भी, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षैतिज से नीचे होते हुए भी कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षैतिज से नीचे होते हुए भी कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। नेक्स्ट बिंदु डालिए, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। तो ये अपवर्तन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब अपने इसके बाद 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपने करते हैं हल। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए एक, इसमें लिखिए,
यदि एक एस्किमो अपने भाले से मछली का शिकार करना चाहता है तो वह निशाना कहाँ साधेगा। अब देखो, कोई एक एस्किमो है जो अपने भाले से मछली का शिकार करना चाहता है तो निशाना कहाँ लगाएगा। तो ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। देखो, सबसे पहला है ठीक मछली के ऊपर, बी ऑप्शन है मछली के कुछ आगे, सी ऑप्शन है मछली की सीध में नीचे, डी ऑप्शन है मछली की आंख में। तो देखो, एस्किमो अपने भाले से मछली का शिकार करना चाहता है तो निशाना कहाँ लगाएगा? ठीक मछली के ऊपर, मछली के कुछ आगे, मछली की सीध में नीचे और मछली की आंख में। तो इसके अंदर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? अब देखो कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि मछली जल के अंदर डूबी हुई है। अब मछली जल के अंदर डूबी हुई है तो अपवर्तन की घटना के कारण वो हमें अपने वास्तविक तल से, जहाँ पर मछली स्थित है, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इस कारण अगर अपने ठीक मछली के ऊपर निशाना लगाएंगे तो वहाँ मछली नहीं होगी। तो अपने निशाना कहाँ लगाएंगे? मछली की सीध में कुछ नीचे निशाना लगाएंगे। जैसे मान लो कि ये पानी भरा हुआ है और इसके अंदर ये मछली है। अब देखो, अपवर्तन के कारण मछली जो है वो अपने वास्तविक तल से कहाँ दिखाई देगी? हमें ये कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो अपने निशाना कहाँ लगाएंगे? मछली की सीध में, उसके कुछ नीचे निशाना लगाएंगे, तभी अपने मछली का शिकार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। अब आप लिखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आप लिखिए, यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए, तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, अगर अपने पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दें तो कौन सी घटना नहीं होगी? अपवर्तन की घटना नहीं होगी। अब अपवर्तन की घटना नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? दिन की अवधि है वो घट जाएगी, क्योंकि अपवर्तन की घटना के कारण दिन की कुल अवधि में 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा तो दिन की कुल अवधि है वो क्या हो जाएगी? 4 मिनट कम हो जाएगी। तो अपना इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि दिन की अवधि घट जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है। अब करते हैं अपने आगे लेंस, कि लेंस क्या होते हैं, लेंस किसके सिद्धांत पे काम करते हैं और लेंसों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं। तो अपने अब करेंगे लेंस। क्या होते हैं लेंस? अब देखो, सबसे पहली बात कि लेंस क्या होते हैं, ये कांच के बने होते हैं।
जो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, यानी इनके आर पार देख सकते हैं, और इनकी कम से कम एक सतह क्या होती है, वक्र होती है। तो अपने कह सकते हैं कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह वक्र हो, वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। वक्र का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब है कि वो गोल भी हो सकती है और परवलयाकार भी हो सकती है। तो अपने कहते हैं कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह वक्र हो, क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। अब बात आती है कि लेंसों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, या अपने से कह सकते हैं कि लेंसों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है फेकोलॉजी। तो लेंसों का अध्ययन किस में करते हैं, फेकोलॉजी में करते हैं। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें लेंसों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, फेकोलॉजी कहलाती है। अब बात आती है सिद्धांत, कि लेंस जो होते हैं वो किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, यानी लेंसों से संबंधित सिद्धांत कौन सा होता है, तो लेंस जो होते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। कौन सा सिद्धांत लगता है इस पे, अपवर्तन का सिद्धांत लगता है। तो लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। दर्पण जो होते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। दर्पण क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, उनको किसी न किसी पदार्थ की पॉलिश करके अपारदर्शी बना दिया जाता है, जिस कारण वो क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। लेकिन लेंस जो होते हैं ये पारदर्शी होते हैं। इनमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो लेंस का अध्ययन कहलाता है फेकोलॉजी। सिद्धांत कौन सा होता है, अपवर्तन का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप पहले ये नोट कीजिए, लेंस अध्ययन फेकोलॉजी, सिद्धांत अपवर्तन का। सिद्धांत में आप लिख लीजिए प्रकाश का अपवर्तन, सिद्धांत होगा इसमें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। आगे लिखिए इसमें, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह वक्र हो, लेंस कहलाता है। कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह वक्र हो, लेंस कहलाता है। तो अब बात आती है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो अपने करेंगे लेंस के प्रकार। लेंसों के प्रकार। अब देखो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लेंस, दो प्रकार के होते हैं। इन्हें आगे अपने दो भागों में बांट सकते हैं। तो अपने कहते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं। अब देखो दो प्रकार के कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले होते हैं, इन्हें अपने बोलते हैं उत्तल लेंस, और दूसरे होते हैं इन्हें अपने कहते हैं अवतल लेंस। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और कौन से होते हैं, अवतल लेंस। अब देखो उत्तल लेंस कौन से होते हैं और अवतल लेंस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस कौन से होंगे। ये होता है उत्तल लेंस। क्या खासियत होती है कि किनारों से कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ये किनारों से कैसे होंगे, पतले
और बीच में से कैसे होंगे, मोटे। तो अपने ये कह सकते हैं कि वे लेंस जो किनारों से पतले तथा बीच में से मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अब देखो अवतल लेंस कौन से होंगे, अब इसकी क्या खासियत है कि वे लेंस जो किनारों से तो होते हैं मोटे और बीच में से होते हैं पतले, इन्हें अपने क्या कहते हैं, इन्हें अपने कहते हैं अवतल लेंस। वे लेंस जो किनारों से पतले और बीच में से मोटे होंगे उत्तल लेंस कहलाते हैं, और वे लेंस जो किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं कौन से कहलाएंगे, अवतल लेंस कहलाएंगे। अब देखो उत्तल लेंस पर जब अपने प्रकाश की किरणें गिराते हैं तो उत्तल लेंस क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, यानी उन्हें अभिसारित करने का काम करता है। इस कारण अपने उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, इसे अपने कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोल देते हैं अपने इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस क्या करता है कि अवतल लेंस पर जब अपने प्रकाश की किरणें गिराते हैं तो ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैला देगा, यानी उन्हें अपसारित कर देगा। इस कारण अपने इसको क्या कह देते हैं, इसको अपने कहते हैं अपसारी लेंस। इसको अपने बोलते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इस कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इस कारण इसको अपने अपसारी लेंस कहते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि जो उत्तल लेंस होता है इसका फोकस बिंदु होता है वास्तविक, और जो अवतल लेंस होता है इसका फोकस बिंदु होता है काल्पनिक। और फिर बात आती है कि जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी होती है धनात्मक, यानी प्लस में होती है, और अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होगी है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अब आप पहले ये बना लीजिए, इसके बाद अपने इनके बारे में करेंगे क्या विशेषताएं होती है इनकी। पहले ये बनाइए आप। अब हेडिंग लगाइए आप पहले उत्तल लेंस, या इसे कन्वेक्स भी कहते हैं, कन्वेक्स या उत्तल लेंस। इंग्लिश में लिख लीजिए आप उत्तल लेंस, या इसे बोलते हैं कन्वेक्स। और इसमें लिखिए आप, इसमें लिखिए वे लेंस जो किनारों से पतले, वे लेंस जो किनारों से पतले तथा बीच में से मोटे होते हैं। वे लेंस जो किनारों से पतले
तथा बीच में से मोटे होते हैं। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं। ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं। इस कारण इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस कारण इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस बिंदु वास्तविक होता है तथा इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तथा इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट लिखिए आप अवतल लेंस, या इसे अपने कनकेव भी कहते हैं। अवतल लेंस या कनकेव, इसमें लिखिए, ये किनारों से मोटे तथा बीच में से पतले होते हैं। ये किनारों से मोटे तथा बीच में से पतले होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ये प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। ये प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। इस कारण इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस कारण इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अवतल लेंस का फोकस बिंदु काल्पनिक होता है। अवतल लेंस का फोकस बिंदु काल्पनिक होता है तथा इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तथा इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तथा इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये लेंस के दो प्रकार थे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब अपने इसके बाद में ये करेंगे कि जो उत्तल लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस को आगे कितने भागों में बांट सकते हैं। अब अपने करेंगे उत्तल लेंस के प्रकार। कि जो उत्तल लेंस है इसको अपने कितने भागों में आगे डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में अपने इसको बांट सकते हैं। तो देखो, जो उत्तल लेंस होते हैं इसको आगे अपने बांट सकते हैं 3 भागों में। कितने डिवाइड होंगे आगे, इसके 3 भाग होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें एक तो आता है उभयोतल, दूसरा आता है इसके अंदर समतलोत्तल, और तीसरा आता है इसके अंदर अवतलोत्तल।
अब देखो ये समतलोत्तल का मतलब क्या होता है, अवतलोत्तल का मतलब क्या होता है, उभयावतल का मतलब क्या होता है। तो देखो कोई भी लेंस है इसके दो भाग होते हैं। अगर किसी लेंस के दोनों पृष्ठ या दोनों भाग उत्तल हों तो उसे अपने क्या बोलेंगे, उभयावतल। अगर किसी लेंस का एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल हो उसे अपने क्या बोलेंगे, समतलोत्तल। यदि किसी लेंस का एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल हो तो अपने इसको क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल कहते हैं। तो अपने कहते हैं कि उत्तल लेंस को अपने बांट सकते हैं तीन भागों में, ये तीन प्रकार के होते हैं। थ्री टाइप। इसमें सबसे पहला होता है, इसे अपने कहते हैं उभयोतल। दूसरा जो होगा इसको अपने कहते हैं समतलोत्तल। और जो तीसरा होगा इसको अपने कहते हैं अवतलोत्तल। तो तीन प्रकार के होते हैं, उभयोतल, समतलोत्तल और कौन सा होता है, अवतलोत्तल। अब देखो उभयोतल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं इसमें, यानी इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो कैसे होंगे, सॉरी उत्तल। दोनों पृष्ठ क्या होते हैं इसके, उत्तल होते हैं। कैसे, देखो अब देखो इसका ये पृष्ठ भी उत्तल है और ये पृष्ठ भी उत्तल है, तो वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो क्या कहलाएगा, उभयोतल। और समतलोत्तल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर देखो इसका एक पृष्ठ तो होता है समतल प्लस एक पृष्ठ क्या होगा इसका, वो होता है उत्तल। जैसे कि इसका ये पृष्ठ समतल है और ये पृष्ठ क्या है इसका, उत्तल है, तो कौन सा बन गया, ये बन गया समतलोत्तल। अब देखो अवतलोत्तल कौन सा होता है, इसके अंदर पहले शब्द कौन सा आया है, अवतल। तो अपने कहते हैं इसका जो पहला पृष्ठ होता है, यानी एक पृष्ठ तो कैसा होगा इसका, एक पृष्ठ तो होता है इसका अवतल, प्लस इसका जो दूसरा पृष्ठ होगा वो कैसा होता है, तो दूसरा पृष्ठ होता है इसका उत्तल। तो ये कैसे बन जाएगा, ये बनेगा इस टाइप से। ये इसका पहला पृष्ठ कैसा है, अवतल है, और ये है इसका दूसरा पृष्ठ जो कैसा है, उत्तल है। तो ये कौन सा बन गया, ये बन गया अवतलोत्तल। तो अपने बोलते हैं कि उत्तल लेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहला उभयोतल, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। दूसरा समतलोत्तल, एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ कैसा होगा इसके अंदर, उत्तल होता है। और तीसरा कौन सा होता है, अवतलोत्तल होता है। इसमें एक पृष्ठ होता है अवतल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है इसमें, उत्तल होता है। तो पहले आप ये बनाइए, फिर अपने इनके उपयोग करेंगे, पहले इनको नोट कीजिए। अब लिखिए आप उत्तल लेंस के उपयोग।
उत्तल लेंस के उपयोग। और इसमें एक नंबर बिंदु डाल के लिखना स्टार्ट कीजिए। घड़ी के पुर्जों की मरम्मत में, घड़ी के पुर्जों की मरम्मत में। नंबर 2 लिखिए, आंख व फोटो खींचने वाले कैमरे में, आंख व फोटो खींचने वाले कैमरे में। नंबर 3 लिखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में। नेक्स्ट लिखिए, पानी की सतह व, पानी की सतह व वायु में स्थित बुलबुला, पानी की सतह व वायु में स्थित बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जैसे मान लो ये किसी बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है, तो इस पानी की सतह के ऊपर वायु के अंदर कोई बुलबुला है, तो किस रूप में काम करेगा ये करेगा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यदि ये बुलबुला पानी के अंदर है तो किस रूप में काम करेगा, फिर ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। फिर किस रूप में काम करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगर कोई बुलबुला पानी की सतह पर वायु के अंदर स्थित है तो किस रूप में काम करेगा, उत्तल लेंस की तरह काम करता है वो। और नेक्स्ट बिंदु लिखिए, सभी प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों में, सभी प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों में, यानी जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हैं, खगोलीय दूरबीन है, इन सब के अंदर किसका इस्तेमाल होता है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। अब देखो, खगोलीय दूरबीन एक तो बनाई थी केपलर ने, जो खगोलीय दूरबीन केपलर ने बनाई थी उसके अंदर दोनों उत्तल लेंस लगे होते हैं, और जो खगोलीय दूरबीन गैलीलियो ने बनाई थी उसके अंदर एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा कौन सा होता है, अवतल होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रकाशिक यंत्र है, चाहे कैमरा है चाहे सूक्ष्मदर्शी है, उसके अंदर अपने किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अपने बढ़ते हैं आगे। अब अपने करेंगे अवतल लेंस के प्रकार, कि अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है और इसके क्या उपयोग हैं। अब बिंदु डालिए, अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार। अब देखिए, अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होंगे, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इनको भी अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। तो अपने कहते हैं अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होंगे। अब इसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रकार है उसको अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने बोलते हैं उभिया अवतल। दूसरा प्रकार है, इसको अपने कहते हैं समतलावतल। और इसका तीसरा जो प्रकार है उसको अपने बोलते हैं उत्तलावतल। तो 3 प्रकार के होते हैं ये भी, उभयावतल, समतलावतल या अपने कह सकते हैं उत्तलावतल। अब देखो, उभयावतल कौन से होते हैं, उभय का मतलब होता है दोनों, तो अपने बोलेंगे कि इसमें दोनों पृष्ठ जो होंगे वो कैसे होंगे, तो इसमें दोनों पृष्ठ होते हैं अवतल। वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो क्या कहलाएगा, उभयावतल। अब देखो ये किस टाइप से होगा, ये होगा इस प्रकार से, इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल है। फिर देखो समतलावतल, वही सेम प्रोसेस होगा कि एक पृष्ठ तो इसका, यानी पहला पृष्ठ तो इसका कैसा है, समतल है,
और इसका जो सेकंड पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है, वो कैसा होगा इसका, वो होगा इसका अवतल। तो अपने बोलते हैं एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ कैसा होता है, अवतल। तो किस रूप में बनेगा ये देखिए, पहला पृष्ठ क्या हो गया इसका, समतल, और इसका दूसरा जो पृष्ठ है वो क्या हो गया, अवतल। तो क्या बन गया, ये समतल अवतल बन गया। अब देखिए उत्तल अवतल, इसके अंदर जो इसका पहला पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसा होता है इसका, तो इसका पहला पृष्ठ होता है उत्तल, और इसका जो सेकंड पृष्ठ होगा वो सेकंड पृष्ठ कैसा होगा इसका, वो होगा अवतल। तो ये किस रूप में बनता है, ये इस रूप में बनेगा कि पहला पृष्ठ तो कैसा हो गया इसका, उत्तल हो गया, और इसका दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया, वो हो गया अवतल। तो अपने कहते हैं कि अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, उभयावतल, दोनों पृष्ठ अवतल, समतल अवतल, एक पृष्ठ समतल, एक पृष्ठ अवतल। और उत्तलावतल, एक पृष्ठ उत्तल होगा, दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, अवतल होगा। अब आप नोट कीजिए इसको पहले। चलो अब अपन लिखते हैं उपयोग। तो हेडिंग डालिए आप, अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस के उपयोग, और इसमें आप नंबर 1 बिंदु डाल के लिखिए, दूरबीन या टेलीस्कोप में। दूरबीन या टेलीस्कोप में, यानी दूरबीन या टेलीस्कोप में भी किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखिए दूरबीन या टेलीस्कोप में। 2 नंबर बिंदु लिखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। निकट दृष्टि दोष के निवारण में। तीन नंबर बिंदु लिखिए, वाहनों की हेडलाइट व टॉर्च में। वाहनों की हेडलाइट व टॉर्च में। वाहनों की हेडलाइट व टॉर्च में। 3 नंबर बिंदु डालिए, पानी के अंदर स्थित बुलबुला। पानी के अंदर स्थित बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी के अंदर स्थित बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चार नंबर बिंदु डालिए, शिकारी द्वारा निशाना साधने में। शिकारी द्वारा निशाना साधने में। तो शिकारी द्वारा निशाना साधने में किस लेंस का इस्तेमाल होता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। वाहनों की जो हेडलाइट होती है, टॉर्च होती है, सर्च लाइट होती है, इसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि दूरबीन या टेलीस्कोप में भी किसका इस्तेमाल होता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। तो ये थे अपने अवतल लेंस के प्रकार कि अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है। इससे पहले अपने उत्तल लेंस के प्रकार किए थे। इससे पहले अपने किए थे लेंस के बारे में कि लेंस का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, लेंस जो होते हैं वो किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, और लेंस अपने किसे कहते हैं, और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट अपने करते हैं लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आप बिंदु डालिए। लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं कि लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, कुछ परिभाषाएं होती है, उसको अपने समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसके अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं अपने मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें अपने सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? द्वारक के बारे में कि द्वारक क्या चीज़ होती है, किसे कहते हैं द्वारक। और नंबर 2 अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर 2 अपने पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र के बारे में कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, किसे अपने कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। नंबर 3 अपने पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में कि मुख्य अक्ष क्या चीज़ होती है, किसे कहते हैं मुख्य अक्ष। नंबर 4 अपने पढ़ेंगे फोकस बिंदु के बारे में, या अपने से बोल सकते हैं मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस क्या चीज़ होती है। और नंबर 5 अपने पढ़ेंगे फोकस दूरी के बारे में कि फोकस दूरी क्या चीज़ होती है, किसे बोलते हैं फोकस दूरी। इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं हैं। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे द्वारक किसे कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो अब देखो सबसे पहले करेंगे अपने द्वारक के बारे में कि द्वारक क्या चीज़ होती है, द्वारक अपने किसे कहते हैं। जैसे मान लो कि ये अपने पास कोई एक लेंस है, इसको अपने शो करते हैं किससे, M और N से। तो अपने ये बोल सकते हैं द्वारक का मतलब क्या होगा यहाँ पे। द्वारक का मतलब यहाँ पे होगा कि लेंस का वो भाग जो प्रकाश का अपवर्तन करता है क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। तो लेंस का वो भाग जो प्रकाश का अपवर्तन करेगा क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। इसको अपने M और N से शो करते हैं। फिर देखो इसके बाद में बात आती है नंबर 2 कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र का मतलब हो गया कि लेंस का जो द्वारक है उसके बिल्कुल मध्य का जो बिंदु है, इसको अपने क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो अपने बोलते हैं कि लेंस के बिल्कुल मध्य में स्थित वो बिंदु जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधी निकल जाती है क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। इसको अपने O से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का मतलब क्या हो गया कि कोई भी लेंस है, इस लेंस को अपने किसी ना किसी गोले का भाग मान सकते हैं। तो इस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है उस केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लेंस के जो 2 वक्रता केंद्र होते हैं, इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर बात आती है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो अपने कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। फिर बात आती है फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो प्रकाशीय केंद्र O और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो ये थी लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और आज के सेशन को अपने यहीं देते हैं विराम। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।